तो आइए शुरू करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐसा सफर जो 3000 साल से भी ज्यादा लंबा है और देखते हैं वो अहम पड़ाव जिन्होंने इसके इतिहास को आज की शक्ल दी है। तो इसका अंदाजा लगाइए, हम यहाँ 3300 सालों से भी ज्यादा के वक्त की बात कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल शुरुआत से, जब प्राचीन भारत की नींव रखी जा रही थी, वहां से लेकर एक बहुत बड़े विद्रोह की दहलीज तक। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एकदम प्राचीन भारत से। ये वो दौर था जहां इस उपमहाद्वीप की संस्कृति और कह सकते हैं आध्यात्मिकता, इन सब की जड़ें पनप रही थी। इसी दौर में, मतलब वैदिक युग में, वो बुनियादी ग्रंथ और सामाजिक ढांचे बने जिन्होंने आने वाली सदियों तक भारत पर अपना गहरा असर छोड़ा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये कि दुनिया के दो बड़े दर्शन, जैन और बौद्ध धर्म, लगभग एक ही समय पर, और कमाल की बात है कि एक ही इलाके में पनपे। 2661 ईसा पूर्व, ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये साल है कलिंग के युद्ध का। एक ऐसा भयानक युद्ध, इतना क्रूर कि इसने सम्राट अशोक का दिल ही बदल दिया। उन्होंने युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, और बस इसी एक फैसले ने उनके पूरे साम्राज्य की दिशा ही मोड़ दी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो मजबूत नींव रखी गई थी, उससे नए विचारों, नए लोगों और बाहर से आए आक्रमणों ने कैसे परखा और कह सकते हैं कैसे बदला। ये टाइमलाइन एक बहुत ही हलचल वाले दौर की कहानी बताती है। देखिए, नए कैलेंडर सिस्टम शुरू हो रहे थे, शक संवत, हिजरी संवत, और उसी वक्त फहियान और ह्यूनसांग जैसे विदेशी यात्री यहाँ आ रहे थे, जो इस उपमहाद्वीप के बारे में बहुत ही जरूरी बातें लिख कर जा रहे थे। तो यहाँ एक और अहम मोड़ आता है, 712 ईस्वी। ये तारीख पहले मुस्लिम आक्रमण को दिखाती है, और यहीं से बातचीत और टकराव दोनों का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे पुरानी ताकतें कमजोर पड़ रही थीं और उत्तर पश्चिम से लगातार हमले हो रहे थे, इन सबने मिलकर दिल्ली में एक नई, एक बहुत शक्तिशाली ताकत के उभरने का रास्ता साफ कर दिया। और ये टेबल, ये तो बहुत ही साफ साफ उस टर्निंग पॉइंट को दिखाती है। तराइन की दो लड़ाइयां सिर्फ एक साल के फर्क में लड़ी गईं, लेकिन नतीजे देखिए बिल्कुल उल्टे। और इसी दूसरी लड़ाई ने उत्तर भारत के इतिहास की शक्ल ही बदल दी। सल्तनत का ये दौर भी बड़ा दिलचस्प था। मतलब एक ही वक्त में कितनी चीजें हो रही थीं। एक तरफ नए नए राजवंश बन रहे थे, तो दूसरी तरफ दक्षिण में एक जबरदस्त विजयनगर साम्राज्य खड़ा हो रहा था। इसी बीच इब्न बतूता जैसे मशहूर यात्री यहाँ पहुंच रहे थे, और तैमूर जैसे हमलावर भी तबाही मचा रहे थे। तो जैसे ही एक दौर खत्म हुआ ना, वैसे ही दो नई ताकतें एक साथ उभरने लगीं। एक तरफ था ताकतवर मुगल साम्राज्य, और दूसरी तरफ थी यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनियां, जो उस वक्त तो शायद छोटी लगती होंगी। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। ये दिखाती है कि कैसे पानीपत जैसी बड़ी लड़ाइयों के बाद मुगल शासन मजबूत होता जा रहा था, और ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी जा रही थी। अच्छा, अब बात करते हैं सम्राट अकबर की। उनके दौर में मुगल साम्राज्य सिर्फ फैला ही नहीं, बल्कि उसे एक पहचान मिली। चाहे वो मनसबदारी जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो या दीन इलाही जैसा नया विचार, अकबर ने हर तरह से साम्राज्य को एक शक्ल दी। और अब कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। अब हम देखेंगे कि कैसे एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे एक फौजी और सियासी ताकत बन गई, और देखते ही देखते पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। ये 3 लड़ाइयाँ, ये वो सीढ़ियाँ थीं जिन पर चढ़कर कंपनी ने अपनी हुकूमत कायम की। पहले प्लासी की लड़ाई, फिर बक्सर, और फिर आखिर में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। इन जीतों ने यहाँ की ताकतों की कमर तोड़ दी और कंपनी का राज पक्का कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि कंपनी का ये विस्तार बिना किसी रोक टोक के हो रहा था। इसका बहुत जबरदस्त विरोध भी हुआ। संथाल विद्रोह, अहोम विद्रोह, ये सब इस बात के शुरुआती सबूत थे कि लोग कंपनी के राज के खिलाफ संगठित हो रहे थे। तो 3000 सालों के साम्राज्य, आक्रमण और बदलावों के बाद ये पूरा लंबा और उलझा हुआ इतिहास हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर कैसे एक अकेली विदेशी कंपनी के आने से आधुनिक भारत की जमीन तैयार हुई?